कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरा नाम मंजू है। मैं एक छोटे से गांव में भोली भाली लड़की हूँ। मेरा परिवार में मेरे दादा दादी, मेरी एक विधवा बुआ और मेरे चाचा चाची रहते थे। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। एक दिन रात के 2 बजे मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वह मुझे बड़ी बुरी तरीके से उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने रात के इस वक्त क्या हो गया हो। मैं उन पर हैरान हो गई थी, जबकि ना तो अभी स्कूल का वक्त था और ना ही घर के कोई काम का था। रात के 2 बजे थे। मुझे सोए हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे। मैं अपनी पढ़ाई करने की वजह से देर से सोई थी। इतने में ही मेरी माँ ने मुझे रात के 2 बजे उठाकर परेशान कर दिया। मैंने मन में कहा, क्या बात है माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मगर माँ मुझे बार बार ही कहे जा रही थी कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह गुस्से में उठी और कहने लगी, जी बताइए, क्या बात करनी है आपको रात के इस वक्त मुझसे? सुनो मंजू, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, माँ घबराते हुए मुझसे कहने लगी। मैंने माँ से कहा, चलना पड़ेगा, वह भी रात के इस वक्त? मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी आंखें बराबर मल रही थी। माँ कहने लगी, चुप करो, धीमी आवाज़ में बात करो, ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखने को तरसती रहोगी। मैं माँ की यह बात सुनकर होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने मन में कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, आखिर क्या हुआ है? माँ ने अब मुझसे कहा, ज़्यादा बातें मत करो, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझसे इतने सवाल किए जा रही हो। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ खड़ी हो जाओ और अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना दोबारा तुम मुझे देखने को भी तरस जाओगी। फिर रहना अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ, जो तुमको इंसान ही नहीं समझती। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। अब चलो, अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। माँ ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, इस घर में मस्ती करो, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। आखिर यही सब सुनने के लिए तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती हो तो तुम यहीं रहो। माँ यह कहकर बहुत गुस्से में अपना सामान बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि माँ इस घर से भाग रही है। मैं माँ की धमकी देने लगी थी। धमकी सुनते ही माँ ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी, ठीक है, जाकर सबको बता दो, मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूँगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान की फ़िक्र है तो चुपचाप यहीं बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करो। माँ की ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तुझे दुनिया वालों के सामने बेइज्जत नहीं होने देना चाहती। मुझे तेरी फ़िक्र है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान नहीं है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ बहुत अजीब तरह की बातें करने लगी थी। माँ कभी भी कोई भी फैसला कर लिया करती थी, आज वह मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आखिर हम लोग इस घर से जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे, और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के इस समय एक माँ बेटी को, वह भी जवान बेटी को लेकर घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा उसके ससुराल वाले उसे घर में कदम रखने देंगे? आप लोग तो इस बारे में जानते ही हैं, हमारे समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, और मेरी माँ इन सब पाबंदियों को ख़त्म करके मुझे अपने साथ लेकर मुझे न जाने कौन सी जगह लेकर जा रही थी। लेकिन मुझे बस अपनी माँ की फ़िक्र हो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। मेरी माँ ने एक सफ़ेद चादर ली और उससे ख़ुद को अच्छी तरह से ढक लिया, और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी, तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों अपना सामान उठाकर घर से बाहर चलने लगे। माँ ने मुझसे कहा था, किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और हम पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले जाएंगे। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के इस वक्त यहाँ से अकेले निकल रही हो?
जब हम दरवाज़ा खोल कर जा रहे थे तो ज़रूर किसी न किसी को सुबह होते ही हमारे बारे में पता चल जाएगा। माँ, आपको तो किसी बात की भी परवाह नहीं है, वह लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ मुझे कहने लगी, हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे, तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। हम लोग जैसे तैसे छुप छुप कर रेलवे स्टेशन की तरफ गए। वहाँ जाकर नज़ीराबाद की ट्रेन में बैठ गए। मैंने माँ से फिर वही सवाल दोहराया। माँ कहने लगी, क्या तुम्हें पता है जिस दुनिया में तुम जा रही हो वहाँ पर हम दोनों महफूज रहेंगे। मैंने माँ से कहा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पेड़ से गिरा हुआ फल हो। माँ गुस्से में कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो कोई बात की समझ ही नहीं आती है। मैंने माँ से कहा, माँ अब तो बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं, मंजू तुम्हारी बुआ ने क्या कर रखा था, वह मेरी जान लेना चाहती थी, इसलिए कि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं बल्कि दूसरे देश में काम करते हैं। तुम्हारे पिता ने वहाँ दूसरी शादी कर ली है। यह लोग मुझे मार कर उस दूसरी औरत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। माँ मुझसे आंखों में आंसू भर कर कहने लगी, मंजू आज मैं यहाँ से न निकलती तो सुबह तुम्हें मेरा मरा हुआ मुँह देखना पड़ता। तुम जानती हो इन लोगों ने मुझे मारने का पूरा इंतज़ाम भी कर लिया था। माँ की बातें सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही घर वाले, मेरी बुआ और मेरे दादा दादी मेरी माँ की जान के दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने वहाँ दूसरे देश में जाकर एक अमीर औरत से शादी कर ली थी। वह लोग यही चाहते थे कि अगर वह औरत हमारे घर आ जाती तो उसके मायके वाले यहाँ पर भी मेरे पिता और उसके घर वालों को काफ़ी सारे पैसे देते। मुझे यह सोच सोच कर शर्म आ रही थी कि आखिर दुनिया में कैसे लोग हैं। माँ बताने लगी, बस वह लोग उसी औरत को घर में लाकर बसाना चाहते थे और दूसरी औरत को यह दिखाना चाहते थे कि उनके बेटे की कोई पहली पत्नी नहीं है, इसीलिए वह लोग तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी। मेरे तो दिल में काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब हम सारी ज़िंदगी अपने पिता के बगैर ही गुजारेंगे। मेरे मन में सवाल किया कि क्या पिताजी कभी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम उनके बगैर। अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह कभी भी हमें उस दूसरी औरत के सामने कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें उस घर से लेकर आ गई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर इस घर से भाग गई हूँ, यह सुनने के बाद तो वह बिल्कुल भी हमें नहीं अपनाएंगे। वह यही अंदाज़ा लगाएंगे कि न जाने मैं तुम्हें ख़राब करने या बेचने के लिए कहाँ लेकर चली गई हूँ। हालांकि बेटी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा। मैं और माँ दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी ने हम दोनों को छोड़ दिया था, वही बीच रास्ते में, वह भी उस दूसरी अमीर औरत की शादी करने के लिए। हम माँ बेटी के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती थी। ट्रेन में हमारे सामने ही एक जवान लड़का बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वह लड़का बहुत गौर से हमारी बातें सुन रहा था। इस तरह से देख रहा था जैसे वह हमें पहले से ही जानता हो। सफ़र बहुत लंबा था। शायद वह भी हमारी तरह बातें सुनकर अपना दिल बहला रहा था या फिर हमें ऐसे ही देख रहा था। लगभग 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग नज़ीबाबाद पहुँचे। फिर हमने स्टेशन से एक ऑटो पकड़ी। उसमें माँ और मैं बैठकर न जाने कौन सी जगह चले गए थे। माँ ने रिक्शे वाले को एक पता बताया और कहने लगी, हमें इसी पता पर छोड़ना। सुबह के 11 बज चुके थे। हम एक घर के पास आ गए थे। यह घर काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा भी था। जबकि आसपास काफ़ी और भी घर थे, मगर उस घर की ही कुछ और ही बात थी। वह घर बहुत बड़ा था। मैंने माँ से पागलों की तरह कहा, माँ क्या ये घर हमारा है। माँ मुझसे कहने लगी, पागल हो गई है क्या, तुम्हारे पिता ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा कि मैं इतना बड़ा घर भी खरीदने के बारे में सोच सकूं। बस मैंने अपने थोड़े जेवर गिरवी पर रख दिए हैं, मैं उन्हीं के साथ हमें गुजारा करना है। इस घर को मैंने देख लिया है। मेरी एक सहेली इसी शहर में रहती है, उसकी मदद से मैंने यह घर किराए पर लिया है। अब हम लोग इसी घर में रहेंगे और मैं तुम्हें इस शहर के सामने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी। मेरा सपना है तुझे डॉक्टर बनना है। तुझे मेरे सपने को ज़रूर पूरा करना है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने माँ से कहा, जी माँ, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। माँ ने मुझे खूब प्यार किया और हम उस घर में दाखिल हुए। मैं सोच रही थी कि कम से कम उस घर में तो यही माहौल अच्छा था। उस घर में तो पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं उस घर के कोने कोने में जाकर देखने लगी और पूरा घर देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आसपास का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी और मैंने पहली बार उस घर के अलावा शहर का माहौल देखा था। मुझे तो यह सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा लग रहा था।
हम लोग यहाँ रहने लगे। हमें यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक मूंछों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। मैंने माँ को अंदर जाकर बताया कि बाहर कोई आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे किसने कहा था तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। आइंदा कोई भी आए तुम्हें आकर फ़ौरन मुझे बताना है। मैं माँ को देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा अब जल्दी जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। किसी के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में चली गई। माँ ने बताया कि वह मकान मालिक था और एडवांस लेने आया था। माँ जाकर उसे पैसे दिए और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। माँ मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ। माँ ने बात को घुमा दिया और कहने लगी तुम इतना परेशान मत हुआ करो। मैं तुम्हें एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहती हो। माँ ने मेरे पास आते हुए कहा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरा एडमिशन हो गया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वह स्कूल तो काफ़ी अच्छा था लेकिन बहुत महंगा भी था। वहाँ पर हर चीज़ पैसों की मिलती थी। कॉपी किताबें भी महंगी मिलती थी और स्कूल की फ़ीस भी बहुत थी। गांव में तो सब कुछ सस्ता होता था। मैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे शहर का स्कूल गांव के स्कूल के मुकाबले बहुत महंगा लग रहा था। मैंने माँ को यह बात बताई तो वह सोचने लगी और कहने लगी मंजू तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं बाप भी हूँ। आगे से तुम ऐसी बातें सोचना भी मत। जितना भी खर्च होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर मुझे तसल्ली दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि घर में नई नई तरीके की चीज़ें मौजूद होने लगी हैं जो हम अपने पैसों से तो कभी भी नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन हमारे घर में अजीब सी बात हुई। मैं कॉलेज से घर आई। उस दिन कॉलेज से छुट्टी लेकर आ गई थी। उस दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं जैसे ही छुट्टी लेकर घर आ गई मगर घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो माँ बैठी हुई थी। माँ के साथ कोई उम्रदार औरत और एक आदमी भी मौजूद था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि वह माँ के जानने वाले तो नहीं हैं, बल्कि यह लोग तो कोई और ही लग रहे थे। माँ ने मुझे पहले ही समझा रखा था कि घर में कोई भी आए तुम्हें उनके सामने नहीं आना है, तो इसीलिए मैं घर के बाहर ही उन लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगी, जबकि वह लोग घर के आंगन में बैठे हुए थे। मैं काफ़ी देर तक इसी तरह बाहर खड़ी रही। खड़े खड़े मेरी टांगों में अब दर्द शुरू हो गया था। लेकिन माँ ने तो मुझे सख्ती से मना किया था कभी भी मैं किसी के सामने ना आऊँ। अगर मैंने इस तरह से कोई भी गलती की तो हमारा रहना यहाँ मुश्किल हो सकता है। मैं उन लोगों के जाने के बाद घर के अंदर गई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे बेटी तुम हर बात को अपने सर पर सवार मत किया करो। डरो मत, ये लोग मकान के लिए ही बात करने आए थे। मैंने कहा, क्या बात करने आए थे ये लोग? माँ ने बताया कि ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। इनके पास कोई घर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आधा किराया दें और हमारे साथ रहें। पूरा मकान ये लोग ख़रीद नहीं सकते और ना ही किराए पर ले सकते हैं। माँ की बात सुनकर मैंने इनकार कर दिया। मैंने माँ से कहा, माँ नहीं, आप तो जानती है ना कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। भले ही हम लोग कम खा लेंगे लेकिन हम किसी के साथ यहाँ नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी। मैंने माँ को वहीं रोक दिया। मैंने कहा, माँ लेकिन कुछ नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। मैंने अपनी माँ को यह बात कह तो दी थी लेकिन मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई थी। फिर माँ खामोश हो गई। 2-3 दिन तक माँ बहुत परेशान रही। माँ मुझसे कहने लगी कि मंजू तुम कभी मुझसे नफ़रत तो नहीं करोगी? मैं उनकी इस बात से हैरान हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा, माँ आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपसे क्यों नफ़रत करने लगी? आप मेरी माँ हैं। आपने मुझे इस दुनिया की कड़ी धूप से बचाया है। मैं आपसे नफ़रत करना तो दूर, आपके बारे में कुछ गलत भी सोच भी नहीं सकती, चाहे आप जैसी भी हों, लेकिन आप मेरी माँ हैं। मेरी माँ मुझे रोते हुए देखने लगी और मुझसे कहने लगी, ठीक है मंजू, मुझे पता है तुम कभी भी नहीं बदलोगी और अगर तुम बदल गई तो मैं उसी दिन इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने माँ से हंसते हुए कहा था, क्या माँ आप मुझे धमकी दे रही हैं? मेरी इस बात पर माँ चुप हो गई थी। परेशानी नज़र आ रही थी मुझे, मैं बता नहीं रही थी। फिर एक हफ्ता गुजर गया और माँ ने मुझे एक और ख़बर सुनाई। मुझसे कहा, मंजू घर के बीच में पर्दा लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमें उन लोगों को इस तरह घर में जगह देना बहुत ज़रूरी है।
मैंने माँ से कहा, माँ आखिर माँ ऐसा क्यों हो गया, मजबूरी है, हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं कि आप इस मकान को आधा आधा करो। आप उस मकान मालिक को समझा क्यों नहीं देती। माँ ने मुझसे कहा, बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों के इस घर में जगह देनी ही पड़ेगी। मकान मालिक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं माँ से क्या ज़िद कर सकती थी, आखिर वह भी उस मकान मालिक से मजबूर थी। कुछ दिनों में एक बात नोटिस कर रही थी कि हमारे घर में काफ़ी अच्छे तरह तरह के पकवान बन रहे थे। दूध, सब्ज़ी, चावल, फल, हमारे घर में हर तरह की चीज़ मौजूद थी। अब हमारे घर में किसी तरह की भी कोई तंगी नहीं थी। माँ हमेशा एक ही बात किया करती थी, ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। काफ़ी दिनों से मैं सब कुछ होता हुआ देख रही थी। हमें यहाँ आए हुए 3 साल गुजर चुके थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे घर के हालात सुधर चुके थे। माँ 25,000 का फ्रिज भी ले लिया था और घर में टीवी भी ले लिया था। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी मौजूद थी। घर में नए सोफ़े भी डलवा दिए थे। मेरी फ़ीस भी माँ हर महीने फ़िक्र से जमा करती थी, जबकि एक कमरे को मेहमानों के लिए भी सजा दिया गया था। माँ न जाने भगवान के आगे बैठकर अपनी कौन सी गलती की माफ़ी मांगती रहती थी। अब मुझे भी यही कहती थी कि तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं उनसे कहती कि आप कौन सी गलती की बात करती हैं, तब वह कहती थी, वही गलती जो मैंने उस गांव को छोड़ने के बाद की थी। मैं बिना बताए उस गांव से चली आई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि माँ मुझसे ज़रूर झूठ बोलती है। माँ मुझसे यही कहा करती थी कि मंजू, तुम कभी भी लोगों की बातों में मत आना। न जाने माँ कैसी कैसी बातें किया करती थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था, बल्कि घर का माहौल भी कुछ अजीब सा होने लगा था। घर में नई नई चीज़ों का होना और माँ मुझे भी नए नए कपड़े ला कर देती थी। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो यही थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। फिर भी न जाने इतने पैसे कहाँ से आते थे। मैं बस यही सोचती रहती थी कि माँ यह सब कुछ कैसे करती है। और एक और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि माँ को घर का राशन लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। मैं हमेशा यही देखती थी कि हमारे ड्राइंग रूम में फ्रूट्स और हर तरह का राशन भरा हुआ होता था। एक दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी थी, तो मैं सुबह उठकर ड्राइंग रूम में सफाई करने के लिए जा रही थी। तभी अचानक माँ ने आकर मुझे ड्राइंग रूम की सफाई करने से मना कर दिया और कहने लगी, मंजू, इस कमरे की सफाई मैं खुद कर लूँगी, तुम जाकर अपने माँ का ऐसा अजीब व्यवहार अब मुझे शक में डाल रहा था। मैं उनके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगी थी। फिर माँ बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उनके बाथरूम में जाते ही मैं ड्राइंग रूम में घुस गई। मैंने वहाँ जाकर देखा, वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। एक तरफ फल और बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। साथ ही एक डायरी भी रखी हुई थी, उस पर न जाने किस चीज़ का हिसाब किताब लिखा हुआ था, लेकिन वह सारी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं अभी वह डायरी देख ही रही थी कि इतने में माँ फ़ौरन से ड्राइंग रूम में आ गई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था इस कमरे में मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ की किसी चीज़ को भी मत छेड़ना। इसकी सफाई मैं खुद कर लूँगी, फिर भी तुम यहाँ कमरे में चली आई। माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचती हुई ले आई। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हो गया है आपको? मैं इस कमरे में तो ही आई हूँ और किसी और के तो घर में नहीं गई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ ने तभी मेरे गाल में एक ज़ोरदार तमाचा मारा। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखती रह गई। मुझसे गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ और जो अपने कमरे में जाओ। माँ ने मुझे सख्ती से कहा। अब तो मैं सारी बातें समझ से बाहर हो रही थी, हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और अपने पिता से भी दूर थी। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। मुझे अपनी माँ से एक थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बस वह हमेशा मुझे डांटती ही रहा करती थी और कहती रहती थी कि तुम बेवजह हर बात पर मत बोला करो। 2 दिन तक मैं अपनी माँ से नाराज़ रही, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वह आखिर मेरी इतनी छोटी सी बात पर मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती है। रात को जब मैं सोने जा रही थी, माँ मेरे कमरे में खाना लेकर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और अपनी मुझे परेशानी बताती। हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती थी। जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो वह चौंक जाया करती थी। माँ ने एक दिन के बाद घर के बीच पर्दा लगा दिया था। मैंने माँ से पूछा, ये क्या है? तो कहने लगी, मकान मालिक ने सख्ती से कह दिया है कि इस घर में एक और किराएदार भी हमारे साथ आकर रहेंगे। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने उस मकान मालिक से यह नहीं कहा कि हम
उसको पूरे मकान का किराया देते हैं, तो फिर क्यों इस घर में कोई और आकर रहेगा। माँ कहने लगी, मैंने उस मकान मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मान ही नहीं रहा। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो किराया आधा कर सकती हो, मगर यह लोग इसी घर में रहेंगे, क्योंकि यह उस मकान मालिक के रिश्तेदार हैं, और वैसे भी मोहल्ले वालों का कहना है कि वह अजनबी लोगों को अपने मकान में किराया नहीं दे सकते, इसलिए वह उन लोगों पर भरोसा करके हमारे घर में ही रखना चाहता है। मैंने माँ से कहा, उसके रिश्तेदार यहाँ आ ही क्यों रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं वहीं रहें। माँ मुझसे कहने लगी, बेटी यह उनका आपसी मसला है। अब हमारा घर होता तो हम अपने हिसाब से रह सकते थे, जबकि यह किराए का घर है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने माँ से कहा, माँ हम इतने वक्त से इस मकान में रह रहे हैं, फिर भी उस मकान मालिक ने हमारी बात नहीं मानी। इस बात पर माँ ने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहने लगी, हाँ, पता नहीं लोग हमें क्या समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ रहने के काबिल नहीं हैं। मकान मालिक कहता है, तुम लोग या तो मकान छोड़कर चली जाओ या फिर अपने साथ किसी और को भी रखो, वरना मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर तो अब मुझे माँ पर ही शक होने लगा था, क्योंकि आज तक मकान मालिक हमारे घर पर नहीं आया था और ना ही उसने हमसे आकर किराया मांगा था। माँ हर महीने उसके घर जाकर किराया देकर आती थी, मगर फिर भी ऐसी वह बात ऐसी करने का बातें उसका कर कोई रही मतलब भी नहीं बनता जबकि था। खैर, मुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं आ रहा था और ना ही उस मकान मालिक की बात पर। मैंने माँ से वादा किया और कह दिया कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जैसा भी हुआ मैं इस घर में गुजारा कर लूँगी। माँ ने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत सारा प्यार करने लगी और कहने लगी, बस मंजू, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ साल और रहे तो हमारे पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हम अपना घर भी ख़रीद लेंगे। मैं माँ से कहने लगी, क्यों, इस घर में ऐसा क्या है कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई, जैसे उनके मुंह से ये बात गलती से निकल गई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर चली गई तो लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। थोड़ी ही देर बाद माँ ने उस पर्दे को दीवार से लगा दिया और फिर दूसरे किराएदार आकर हमारे ही घर में रहने लगे। अब हम आधे घर में रहते थे, जबकि इससे पहले मैं पूरे घर में घूम फिर करती थी। लेकिन अब माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि अब तुम सीधी ही कॉलेज से अपने कमरे में घुस जाया करो, अपने कमरे से भी बाहर मत आना। खाना भी खुद बनाकर मैं तुम्हें कमरे में ले आया करूँगी, क्योंकि अब हमारा किचन भी एक होगा। वो नए किराएदार की पत्नी भी मेरे साथ ही उसी किचन में खाना बनाया करेगी, तो इसलिए तुम अपने कमरे से बाहर मत आना और ना ही किचन में जाना। अगर तुम्हें अपना भी पानी भी पीना हुआ तो मैं तुम्हें ला कर दूँगी। तुम बस अपनी पढ़ाई करो, और जब तुम पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाओगी तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। माँ की इन बातों से मुझे नई हिम्मत मिलती थी। मैं रोज़ अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगी, मगर माँ का व्यवहार बहुत बदला हुआ सा लग रहा था। इससे पहले वह मेरे कमरे में नहीं आती थी, क्योंकि अब हमारे हिस्से में एक कमरा आया था, तो इसीलिए माँ रात को 9 बजे ही मेरे कमरे में आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मंजू, कमरे की लाइट बंद कर दो, अब हमें सो जाना चाहिए। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप तो रात के 11 बजे तक जागती हैं। मैं हैरत से माँ को कहने लगी। माँ ने मुझसे कहा, हाँ, मगर आज हम जल्दी नींद आ रही है। मैंने लाइट बंद कर दी। माँ ने मुझसे कमरे की लाइट तो बंद करवा दी थी, लेकिन वह खुद सो नहीं रही थी। कमरे में अजीब खटपट की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इधर उधर की चीज़ रख रहा हो। मैंने माँ से पूछा, माँ ये कैसी आवाज़ है? तो माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं कुछ भी करूँ। मैं डर के मारे खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने बेड के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अंधेरे में ही महसूस करते हुए अपने बेड के नीचे हाथ लगाया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बेड के नीचे कोई ठंडी ठंडी चीज़ है। मैंने हाथ लगाकर इस चीज़ को और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे एकदम से डांट दिया और कहने लगी, क्या कर रही हो, इतनी रात हो चुकी है, आराम से सो नहीं सकती हो? मुझे समझ नहीं आया कि माँ को आखिर कैसे पता चला कि मैं अपना हाथ नीचे रख रही थी। मैं हैरान हो गई, लेकिन फिर मैं सो गई। लेकिन 2 दिन बाद मैं इस बात को भूल चुकी थी। अब तो माँ रोज़ मेरे होते थे मेरे कमरे में आकर कहने लगती, चलो तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम अपनी किताबें बंद करो, और ताकि मैं कमरे की लाइट बंद करूँ और हम सो जाएं। वैसे भी हम बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है। मैं इसलिए भी हैरान होती थी कि माँ ने कभी भी मुझे पढ़ने के लिए मना नहीं किया था, चाहे मैं कितनी भी रात तक पढ़ाई करती। बल्कि वह तो हमेशा यही कहा करती थी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर अब तो मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी। रात के 9 बजते ही फ़ौरन वह कमरे की लाइट आकर बंद करने को कह दिया करती थी और कहती कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, जबकि पूरी रात वह सोती भी नहीं थी। मुझे भी महसूस होता था कि माँ जाग रही है, मगर माँ ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को चेक करूँगी।
चाहे आज माँ को अच्छा लगे या बुरा। इनके बाथरूम में जाते ही मैंने कमरे की लाइट जला दी और गौर से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर मुझे शक होता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बेड के नीचे कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ होती है। फिर मैंने अपने बेड के नीचे चेक किया तो मैंने देखा बेड के नीचे एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। मैं उस बैग को खोलने ही वाली थी कि इतनी ही देर में माँ बाथरूम से वापस आ गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट बंद की और बेड पर जाकर लेट गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में बार बार उस बैग को खोलने का ख्याल आ रहा था। सुबह होते ही जब माँ कमरे से बाहर गई तो मैंने उस बैग को खोलना शुरू कर दिया। मैंने बैग को खोले तो उसमें छोटे छोटे पैकेट रखे हुए थे। मैंने एक पैकेट को खोला, उसमें देखा कि उसके अंदर कोई सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर था जिसको देखकर मैं समझ नहीं सकी कि यह क्या चीज़ है। मगर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में पता ज़रूर लगाऊंगी, आखिर इसमें क्या है, यह क्या चीज़ है। बैग में से मैंने एक पैकेट निकाल लिया और उस पैकेट को कॉलेज लेकर चली गई। उस पैकेट में क्या था मैं नहीं जानती थी। मैं जाकर वह पैकेट अपनी टीचर को दिखाया। मेरे हाथ में वह पैकेट देखते ही वह चौंक गई और कहने लगी, यह तुम्हें कहाँ से मिला। मैं उसके अंदाज से समझ गई कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं टीचर से कहा, टीचर यह मुझे बाहर से मिला है। टीचर ने मेरे हाथ से यह पैकेट ले लिया और कहने लगी, आइंदा से रास्ते में ऐसी वैसी पड़ी हुई कोई चीज़ भी हाथ मत लगाना। तुम जवान लड़कियां के लिए यह चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, टीचर आखिर यह चीज़ क्या है। उन्होंने मुझसे कहा, यह ड्रग्स है। जिसने भी ये रास्ते में रखा होगा ज़रूर वह इस चीज़ का नशा करता होगा, वरना कोई आम आदमी नशा नहीं करता। मैंने अपनी टीचर की बात सुनकर हैरान रह गई और घर जाते ही माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने माँ से की तरफ देखते हुए कहा, माँ मेरे बेड के नीचे उस बैग में क्या रखा है। माँ कहने लगी, नहीं तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने माँ से कहा, माँ अब आपका झूठ और दिन नहीं टिक सकता, मुझे पता है उस बैग में ड्रग्स है। माँ ने घबराकर मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और कहने लगी, क्या कह रही हो मंजू, पागल हो गई हो क्या, यह लोग सुन लेंगे। इसीलिए तो मकान मालिक को हम पर शक हो गया है कि मैं नशा बेचती हूँ। तभी तो उस मकान मालिक ने इन लोगों को इस घर में रखा है ताकि ये हम पर नज़र रख सके। और तुम आकर सारा भांडा फोड़ रही हो और चीख चीख कर अपने राज को उन लोगों को बताना चाह रही हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने माँ से कहा, मगर माँ आप तो ऐसा काम क्यों करती हैं, क्या आप भी नशा करती हैं। माँ ने मुझसे कहा, नहीं मंजू, मैं नशा नहीं करती, यह नशा नहीं है, यह एक दवाई है। यह दवाई बहुत कीमती है और फिर भी लोग इसको ख़रीदते हैं। मैं इसे बेचती हूँ और इसी के पैसे से मैं कमाती हूँ। क्या करती हूँ, तेरी पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना था। मैं अगर तेरी शिक्षा के बारे में ना सोचती तो मुझे इन सब का नहीं करना पड़ता। मैंने माँ से कहा, माँ आप मेरी पढ़ाई का बहाना मत बनाओ, आपने अपने हर तरह का ऐशो आराम इकट्ठा करने के लिए ही ये सब किया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ गैर कानूनी काम करे और गैर कानूनी काम करके ही पैसा कमाए। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हूँ। मैंने आज कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। मैंने अपनी माँ को 5 दिन का समय दिया। अगर वह इस काम को छोड़ देती हैं तो मैं उनके साथ इस घर में रहूंगी, और अगर उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को और माँ को छोड़कर चली जाऊंगी। माँ मेरी इस धमकी से काफ़ी डर गई थी। उनका कहना था, अगर मैं ये गैर कानूनी काम करना बंद कर दिया तो मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की बदनामी हो, लोग उनको गलत समझें। अगर इस दुनिया को पता चल गया तो मेरी माँ को बहुत बेइज्जती होगी। अब आप ही लोग बताइए कि मैं अपनी माँ के साथ क्या करूँ। मैं अपनी माँ को जेल भी नहीं भिजवा सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए काफ़ी परेशानियाँ उठाई और मैं अपनी माँ के बगैर अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। अगर माँ को अब गलती का एहसास हो गया तो मैं उनको माफ़ कर दूँगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। माँ ने अपनी गलती का एहसास हो गया, वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने माँ से कहा, हम इज़्ज़त के पैसे से कमाएंगे, मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठा लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल था कि अब इतने सारे पैकेट का करते क्या। रात के वक्त हमने उन पैकेटों को पानी में बहा दिया ताकि किसी को पता न चले। अब मेरी माँ मेरी इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में पैसों की थोड़ी कमी तो हो गई है, लेकिन अब हम किसी बात से डर नहीं करते। मेरी माँ भी को भी बेफिक्री हो गई है। मैं कुछ दिनों बाद डॉक्टर बन के अपने घर के हालात संभाल। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन